साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। साथियों, आप मेरे साथ में एक ऐसी इंटरनेशनल खबर के साथ जिसका इंतजार दुनिया के बहुत सारे देश कर रहे थे। अब खबर क्या थी? खबर ये थी कि कब रुकेगा इजराइल और गाजा का युद्ध। क्या ये वाकई में रुकने जा रहा है? चलिए इसके बारे में तो आज हम लोग बताएंगे ही, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी खबर ये है कि फाइनली दुनिया ने इजराइल का रुकना सुन लिया है। और तो और, जैसे कि इजराइल के मुंह से बात करें तो सॉरी सुन लिया। किसको बोला गया है ये? तो देखिए, ये सॉरी बोला है इन्होंने कतर को। क्यों बोला और बोला क्यों गया? ये बुलवाया गया है। अगर सॉरी आप किसी को बुलवा देते हो, अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है। बड़ा टास्क इस तरह से समझ कर देखिए कि इजराइल, जिसने खुलेआम दुनिया भर को चैलेंज कर रखा था, थ्रेट दे रखी है कि बेटा जहां भी तुम छुपे हो, छुपा करके रखे हो, सबको घुस के मारूंगा। कतर, जिसको कभी जगह मतलब बता दें कि कभी पनाह थी अमेरिका की, उसको ट्रम्प की बात करें तो ट्रम्प के साथ उसका साथ था कतर का, उसके बाद भी पनाह के बावजूद मारा गया है कतर को। ऐसे में अगर बात करें तो ट्रम्प ने इजराइल से सॉरी बुलवा दिया, किसको? कतर को। तो ये तो ट्रम्प के लिए एक बहुत बड़ी जीत कंसीडर की जाती है, मानी जा रही है। ठीक है, ट्रम्प ने वाकई में मिडिल ईस्ट में वो कर दिखाया जिसके लिए दुनिया लंबे समय से टाइम से इंतजार कर रही थी, ट्रम्प से उम्मीद कर रही थी। इतने सारे देश मिलकर गए थे मनवाने के लिए। फाइनली नेतन्याहू ने अपनी तरफ से कतर से अपोलाइज मांगी और कहा, भाई माफी चाहते हैं, आपके ऊपर मिसाइल स्ट्राइक करके हमने गलत किया है। अब आप एक सॉवरेन कंट्री हैं, हमें आपके ऊपर हमला नहीं करना चाहिए था, हम आपसे सॉरी बोलते हैं। ये कब हुआ? नेतन्याहू गए कब हुए? इन दिनों अमेरिका में यूएन की बैठक चल रही है, वहां गए हुए हैं। ट्रम्प से इनकी मुलाकात होती है और मुलाकात के साथ साथ एक दूसरी बड़ी बात होती है, जो की बात करें अगेन ट्रम्प के लिए एक विजय से कम नहीं, जीत से ज्यादा कम नहीं। और बात यह है कि जिस नेतन्याहू ने थोड़े दिन पहले ये कहा कि गाजा या फिर वेस्ट बैंक जैसी कोई जगह नहीं होगी, अब फाइनली वो इस बात के लिए तैयार हुए हैं कि हाँ भाई, गाजा को हम लोग जो है छोड़ने के लिए तैयार हैं। किसने कहा? नेतन्याहू ने। अब आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे अमेरिका के द्वारा जी जो की गई है उस मध्यस्थता की, जिस मध्यस्थता के चलते मिडिल ईस्ट को अपने से एक शांति की उम्मीद नजर आई है। इजराइल की तरफ से माफी मिल चुकी है सबको, साथ ही साथ में गाजा को अब इजराइल कब जाने वाला है ये मतलब बताना है, कब जाने वाला नहीं है। जैसे कि देखिए, कब्जा पहले से करने की बात कर रहा था गाजा इजराइल। अब इसके बारे में हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं और चर्चा करेंगे कि यहाँ से आगे हमास का क्या होगा आगे। क्या वाकई में दुनिया भर के लीडर जो इस समय ट्रम्प को बधाई दे रहे हैं, मिडिल ईस्ट के नेता जो इस बात के लिए ट्रम्प से कह रहे हैं कि जहां पना हम मान गए, आपने वाकई में कर दिखाया, ये केवल ऐसे ही है या कोई इसका कोई दूसरा चेहरा भी है? आज मैं आपके सामने उस पूरी कहानी को खोलकर रखने वाली हूँ। जैसे कि असल मायने में बात करें तो ये कहानी जितनी सीधी आपको दिख रही है उतनी सीधी है नहीं, इसका कुछ और ही कहानी में ट्विस्ट। देखिए, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो विस्तार से आप लोग सुनेंगे आज के सेशन में, क्योंकि दुनिया में जो नेतन्याहू ने एक काम बहुत अच्छे से कर दिखाया। क्या है कि पूरे अरब वर्ल्ड को, मुस्लिम देशों को एक साथ इकट्ठा कर दिया था और एक साथ इकट्ठा करके ट्रम्प के पास भिजवा भी दिया। पापा, आपका बच्चा हमें बहुत मारता है, उससे कहिए हम परेशान हैं। हम बिल्कुल वैसे ही मतलब समझिए कि जैसे ट्रम्प ने कभी नेतन्याहू से कहा हो कि कतर को पीटो और ये सबको इकट्ठा करेगा, सारे लोग इकट्ठा होकर हमारे पास आएंगे, हम तुमसे कहेंगे कि जाओ सॉरी बोलो, तुम सॉरी बोलना और बदले में तुम जो चाहोगे तुम्हें दिला देंगे हम। तो क्या इजराइल वाकई में ऐसे ही मान गया या फिर वाकई में जीत गया है? आज के सेशन में इस बात का पूरी तरह खुलासा होने जा रहा है। समझेंगे जिस बात को, जिसको दुनिया समझने में इग्नोर कर रही है। आज के सेशन में हम उस पूरी बात को समझने जा रहे हैं, डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन ने कुछ दिन पहले ही कतर के ऊपर हमला किया था। असल में कतर के अंदर बैठे हुए थे कुछ हमास के लीडर, जो कि शांति वार्ता करने आए थे। इजराइल ने उन्हें निशाना बनाया। कतर के अंदर इस हमास के लीडर तो मारे ही गए, कतर का भी एक अधिकारी इसमें मारा गया। इजराइल के द्वारा ये जो कारनामा हुआ, इसने पूरे मिडिल ईस्ट में एक डर बिठा दिया। डर इस बात का था कि इजराइल को जब इस बात का डर नहीं है कि जिस कतर ने पूरी तरह से चादर ओढ़ रखी है किसकी? अमेरिका की। सेंटकॉम का मुख्यालय वहीं पर बना रखा है। अमेरिका को $400 मिलियन का हवाई जहाज उसने भेंट किया है, गिफ्ट किया है। अमेरिका की कही बात पर मानता है वो, उसको भी अगर नेतन्याहू पीट रहे हैं तो ऐसे में भाई साहब हमें कुछ करना होगा। और ऐसे में एक लोग कभी कदार जो कहते हैं ना कि कटोरे में दाना डाल दो वाला, ऐसा सिक्का डालते क्या करते थे, उसे गले लगाना पड़ा इन लोग को। किसको? सऊदी अरब और पाकिस्तान नजदीक आ गए। पाकिस्तान को लगा इतनी इज्जत तो ये हमें कभी सोची भी नहीं थी ये हमें मिलेगी, लेकिन हाँ कई बार ऐसा होता है,
चले छोड़िए वो सब बात। ऐसे में इन दोनों के साथ में कॉन्टेक्ट तो बहुत, जैसा कि हमको याद आता है लेकिन हम बोलेंगे नहीं, पर ये दोनों लोग एक दूसरे के नजदीक आते हैं। मिडिल ईस्ट के लोगों को उम्मीद जगती है कि देखो परमाणु बम वाला आदमी हमारे पास आया है, सऊदी अरब इनके साथ आया है, कुछ बढ़िया होगा। कतर ने भाई साहब लगभग मुस्लिम वर्ग के जितने भी देश है सबको बुला लिया। कतर को वाकई में बहुत बुरा लगा था, उसके लिए ये विश्वासघात जैसा था। मतलब जिस देश को वो आज तक धोता आ रहा है उसकी प्रेजेंस में भी अगर इजराइल पीट कर चला जा रहा है तो फिर क्या ही लॉजिक निकलेगा। कतर ने मुस्लिम वर्ग के लगभग सारे देश, जैसे कि बात करें सीसीसी जो होते हैं ना, जीसीसी के देश, ओईसी ओआईसी के देश, सबको इकट्ठा किया। रातों रात भाई साहब 50 देश एक साथ इकट्ठे होते हैं। सबने कसम खाई कि सही ये सब हो क्या रहा है। मतलब इजराइल अब मतलब वो हो गया है कि चिराग से निकला हुआ राक्षस है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। अब सब दुखी होकर के सिफारिश करने पहुंचते हैं ट्रंप के पास। सर आप ही हैं जो कि हमारे इजराइल को मतलब इजराइल को रोक सकते हैं, हमारे बस की बात तो है नहीं इजराइल को रोकना। उससे कहिए कि वो हमको ना मारे, क्योंकि उसने ये कहा है कि हमास के लीडर जिस भी देश में होंगे मैं उन्हें घुसकर मारूंगा। तो देखिए ट्रंप ने बाकायदा यूएन की बैठक में इन सभी देशों से बातचीत की। पाकिस्तान भी था, तुर्की भी था, हमने आपको सारी तस्वीरें दिखाई थी, ये सब पहुंचे थे। वहां पर पहुंच करके इन सब लोगों ने बातचीत की थी ट्रंप से, वो मैंने आपको जानकारी दी थी, मैंने आपको वो भी बताया था, रजिस्ट्रेशन भी किया था, वीडियोस भी दिए थे, आपने देखा भी होगा। तो सारे देश एक साथ इकट्ठे हुए थे, 50 मुस्लिम देश को इकट्ठा किया गया था। हम कुछ करेंगे, मतलब इनका ये था कि करेंगे क्या, शिकायत करेंगे। ट्रंप के पास पहुंचकर शिकायत की थी इन लोगों ने। इस बीच में नेता ने धमकाए मतलब पड़े थे कि इन सबको कि बेटा तुमको मैं देख लूंगा, तुमको मैं देख लूंगा। ये सब एक साथ इकट्ठे होके पहुंचे ट्रंप के पास। यूएन के अंदर पहुंच के कहा सर आप हमें बचा लीजिए, आपका बेटा हमें दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है। आपके दिमाग में जो भी पिक्चर चल रही हो चल लीजिएगा। इस बात हम ये आपको बता दें कि नेतन्याहू पहुंचते हैं यूएन, पहुंच के अपनी तरफ से सारी बातें रखते हैं, उसके साथ साथ उन लोगों को अपडेट देते हैं और कहते हैं कि सुनो हम लोगों ने अभी तक क्या किया है मुझे पता नहीं, क्यों जब मैं मतलब बात बता दूं कि दौड़ा दौड़ा के मारा इसने, इजराइल ने सबको, सब लोग पहुंचे। आप जैसे कि आपने कभी मूवी देखी हो एमबीबीएस मुन्ना भाई वाली, तो उसमें सीन में ये बताया था जिसमें सर्किट एक उद्योगपति को भगा भगा कर मार रहा होता है और भगा करके वो उद्योगपति जाकर के सरल किसकी मांगता है, जाकर छुपता कहाँ है, वो वहां पर मुन्ना भाई यानी कि उस समय संजय दत्त जो था उसके पास जाकर कहता है भैया हमें बचा। बाद में पता चलता है कि दौड़ा तो असल में संजय दत्त ही रहा था, कहकर सर्किट के नाम पर। सर्किट बस वो चोरी के एक तरीके से बात करें तो घुमा घुमा करके उसे दौड़ा रहा था। बिल्कुल वैसा ही सीन आपके दिमाग में यहाँ पर भी आ रहा होगा। नेतन्याहू केवल ट्रंप के इशारे पर इन सबको दौड़ा रहे हैं, पीट रहे हैं, फिर कहते हैं 50 देश एक साथ आकर के जिस आदमी से क्षमा मांगे कि सर उसे रोकिए वो हमें मार रहा है, खेल असल में वही खेल रहा था, दैट इज ट्रंप खेल रहे थे। ट्रंप ने अपनी तरफ से नेतन्याहू को छोड़ रखा था कि जाओ मिडिल ईस्ट में शांति करिए, शांति के नाम पर सारे उन लोगों को जो अमेरिका को गाली देते हैं मिटा दीजिए। भाई साहब इन्होंने पूरी लिस्ट डाल दी कि मैंने सब मिटा दिया, सर अब मैं आ गया हूँ, बताइए आगे क्या काम करना है। नेतन्याहू ट्रंप से मिलने पहुंचते हैं, ट्रंप से मिलने पहुंचते हैं, तस्वीरें आती हैं, ट्रंप इन्हें रिसीव करते हैं, दोनों के बीच में बढ़िया हैंडशेक होता है। लोगों को उम्मीद होती है कि ट्रंप इनसे अब कुछ ऐसा कहेंगे जिससे कि सब तरफ सब लोग खुश हो जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही फिर से अगर आप समझो उस चीन के मूवी के जैसा घुमा के आते हैं। सर्किट तो इससे सॉरी बोल के टाइप से मतलब जीत लेता है कि भाई सॉरी बोल देता हूँ, तो सर्किट खट से सॉरी बोल देता है, इस तरीके से सॉरी गलती हो गई। बिल्कुल वैसे ही ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि सुनो मैं फोन मिला रहा हूँ, तुम कतर के प्रधानमंत्री से सॉरी बोलो कि तुमने उनकी सोवरेनिटी का उल्लंघन किया है। इजराइल ने कहा ओके क्या बात है, सॉरी चाहिए, लीजिए सॉरी देते हैं हम आपको। ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को फोन किया और कहा अपोलाइज, हमने आपकी सोवरेनिटी का उल्लंघन किया है, आपकी संप्रभुता का उल्लंघन किया है, हमास को मारना चाह रहे थे लेकिन आपके देश में आपसे बिना पूछे हमने हमला कर दिया, इसके लिए हम आपसे सॉरी बोलते हैं। अब ये खुश हो गए कतर साहब। कतर ने बकायदा इस बात को इस तरह से लिखा देते कि सॉरी पाते ही वो खुश हो गए हैं, लेकिन वो ये भूल गए थे कि व्यापारियों की सॉरी भी सौदे में आती है। वो ये भूल गया था कि उसे ये सॉरी पकड़ा करके एक सॉरी की कीमत तुम क्या जानो कतरी बाबू ये बताने का प्रयास हो रहा था। असल में कतर को सॉरी के बदले में कुछ ऐसा करना था जिसकी शायद ये मिडिल ईस्ट की बात करें इस कंट्रीज बहुत दिनों से रियलाइजेशन में होंगे। क्या था आगे की कहानी हम लोग सुनते हैं। भाई साहब इन्हें सॉरी दी जाती है। अब हर जगह देखिए ड्यूरिंग कॉल, जैसे ड्यूरिंग कॉल ये एक बात करते हैं, इजरायली प्राइम मिनिस्टर अपोलाइज फॉर अटैक दोहा एंड कतरी सोवरेनिटी।
ठीक है, which resulted in the martyrdom of Qatari citizen Bad al-Dawsari pledging is not repeat my targeting of Qatari territory in the future। आप इससे समझ सकते हैं, उन्होंने कसम खाई कि फ्यूचर में कभी वो हम और हमला नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने हमारे विदेश मंत्री को कतर के साथ मिला करके ये अफर्म किया है कि सोवनिटी का भविष्य में कभी उल्लंघन नहीं होगा, भविष्य में कभी भी कतर के ऊपर इस तरह के हमले नहीं होंगे, कभी भी इस प्रकार का दोबारा अटैक नहीं होगा, ऐसा हमें इंश्योरेंस दिया है। कतर ने बकायदा गाजे-बाजे के साथ में पूरी दुनिया से बताया कि देखो कितना अच्छा काम हो गया है। सब लोगों ने कहा वाह कतर तुम जिंदाबाद, तुम्हें वो चीज मिल गई जिसके लिए तुम हकदार थे, तुम्हें इज्जत चाहिए थी, फुल इज्जत मिल चुकी है। अब तुम्हारे एक आदमी को मार दिया, एक देश ने मतलब सॉरी बोल के तुम्हें शांत कर दिया, लेकिन क्या आपको वाकई लग रहा था कि अमेरिका और इजराइल केवल इस सॉरी के लिए संघर्ष कर रहे थे? नहीं, खेल कुछ और है इसमें। क्या था आइए इसको भी जानते हैं। खेल यहाँ से निकल करके आता है, तुरंत एक ऐलान आउट होता है। क्या होता है, कहा जाता है कि अब यहाँ से आगे फिलिस्तीन और इजराइल को एग्जिट करेंगे, साथ साथ रहेंगे, एक साथ मास्टर प्लान देते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी तरफ से गाजा क्लिप की बात करें तो खत्म करने को एक शांति प्रस्ताव रख दिया। उस समय ट्रंप नेतन्याहू प्रेसिडेंट थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए बताते हैं कि हम लोग एक डील करने जा रहे हैं, हिस्टोरिक डे ऑफ पीस। जैसे कि हम बात करें तो हम दुनिया के लिए शांति की एक बात करने जा रहे हैं। ट्रंप के द्वारा दुनिया को संबोधित किया जाता है। नेतन्याहू उस बात पर उनको बधाई देते हैं कि सर आपके कहने पर मैंने सॉरी बोली और हम लोग कुछ करने जा रहे हैं। कतर को खुश करके इन्होंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। जैसा कि हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो पहले इस कहानी को समझिए। इस कहानी से पहले की जो पटकथा को हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। कतर को निशाना बनाकर ट्रंप ने, मैं बता दूं आपको इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ट्रंप की बिना परमिशन के नेतन्याहू कुछ नहीं करते हैं। नेतन्याहू ने जैसे ही कतर को निशाना बनाया, सारे के सारे इस्लामिक वर्ल्ड कंट्रीज, मजेदार बात ये होती है कि ईरान और सऊदी भी कतर के पीछे आकर खड़े हो गए। आप सोच कर देखिए, जो ईरान अपना अलग हमेशा थॉट प्रोसेस रखता था, गाजा को लेकर सऊदी के साथ कभी नहीं होता था, वो कतर के पास आकर खड़ा हो गया। उसने कहा कतर हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे ऊपर कोई गोला कैसे चला सकता है। यानी कि दुनिया भर के सारे मुस्लिम देश जिनकी कितनी भी विचारधाराएं हों, तुर्की चाहे सऊदी के सामने कितना भी बड़ा नेता बनने का सोचता हो, पाकिस्तान जो तुर्की के साथ मिलकर के मुस्लिम वर्ग के अंदर अपनी अलग सत्ता स्थापित करने की सोचता हो, सब एक साथ आकर के जिसके पास खड़े हुए हैं उसका नाम कतर था। कतर के नाम पर बात करें तो कतर कतरे गए। कतर को ही बाद में सॉरी बोल दिया गया। यानी आप समझो कि यानी कि कतर के नाम पर सारे के सारे मुस्लिम वर्ग को एक साथ हैंडल कर लिया गया। क्योंकि अगर ये देश कोई और होता, जैसे अगर सऊदी अरब होता तो ईरान कभी नहीं मानता, तुर्की होता तो सऊदी और ईरान दोनों ही नहीं मानते, दुनिया का कोई और देश होता तो इस तरह की कहानी नहीं बनती। कतर था तो कतर के साथ सब आएंगे, ये तय था। अर्थात आप समझो कि एक सॉरी ने सारे मुस्लिम वर्ल्ड को एक साथ एहसान में दबा दिया। और किस एहसान में कि सुनो अब हमारा मास्टर प्लान है, उसको तुम्हें मानना पड़ेगा क्योंकि तुम सब लोग कतर की खातिर हमारे पास आए थे, तो अब हमसे प्लान भी लेते जाओ। क्योंकि ट्रंप को ये अच्छे से पता था कि कतर के लिए दुनिया में एक माहौल है कि ये अमेरिका का करीबी है। हमारा यहाँ पर सारा देश वेश पैसा वैसा देकर रखा हुआ है और यूरोप के देश भी चिल्लाने लग रहे हैं कि फिलिस्तीन को मान्यता दो। तो लो बेटा अब हम आपके सामने एक मास्टर प्लान रखते हैं। और इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस अनाउंस करते हुए एक 20 सूत्री मतलब बात करें 20 सूत्री कार्यक्रम अनाउंस कर दिया कि गाजा के अंदर शांति कैसे आई। ठीक है, मतलब सॉरी बुलवाने के तुरंत बाद इन्होंने गाजा का शांति का प्लान रख दिया। उन्होंने कहा, इसने ट्रंप ने, अब गाजा के अंदर कोई भी पार्टी नहीं बजाएगी। सिंपल कह दिया कि अब यही करना है, तुम्हें करना होगा। क्योंकि इजराइल से कहा गया कि अब जो मैं तुम्हें प्रस्ताव दे रहा हूँ ये इम्प्लीमेंट होते ही शांति आ जानी चाहिए। नेताओं ने कहा बिल्कुल सर, और अगर ये आपकी बात नहीं माने तो फिर आप हमें कुछ कहिएगा। नहीं, हम गाजा की बात करें तो गाजा साफ ही कर देंगे। तो हम, आप समझ रहे हैं ना आप लोग, 20 सूत्री कार्यक्रम सुनिएगा क्योंकि कहानी है ये। एक बात करें तो एक्सेप्टेड, इसमें लिख के आता है, क्या बोलते हैं, इफ एक्सेप्टेड बाय हमास दिस प्रपोजल कॉल फॉर रिलीज ऑफ ऑल होस्टेज विद इन 72 आवर्स। अगर ये 72 घंटे में मान जाते हैं तो ठीक है, तब तो ठीक है। तो ये 20 सूत्री कार्यक्रम दिया जाता है और 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू होने के 72 घंटे की बात हो रही है। 72 घंटे के भीतर सभी बंधकों को छूटना है। क्या बंधक छूटने के लिए ही बुलाई थी? जी नहीं, कहानी
को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर असल में ट्रंप ने पूरा गाजा कब्जा कर लिया है। असल में आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारा प्लान रचा हुआ ट्रंप का था। नेतन्याहू के माध्यम से ट्रंप पूरे गाजा पर कब्जा करना चाहते थे। नेतन्याहू ने जाकर भेंट कर दिया है कि ये पकड़िए सर, आपको गाजा चाहिए था, मैंने साफ करके दे दिया आपको। अब आप इन 20 सूत्री मांगों को सुन लीजिएगा जिसको लेकर के पूरी दुनिया वाही कर रही है। ये पूरी मांगे हैं, मैं इनके ऊपर डिटेल करूंगी, लेकिन पहले आप प्रतिक्रिया देखिए कि दुनिया भर के लोग कैसे इस प्रतिक्रिया मतलब इस पर एक्शन दे रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री ने बधाई दी है कि साहब गजब का प्लान दे दिया आपने। कतर ने बधाई दे दी है, गजब का प्लान दे दिया। शहबाज शरीफ बोल रहे हैं गजब का प्लान, पूरी दुनिया गजब का प्लान, तुर्की की तरफ से गजब का प्लान। सब दुनिया भर के नेताओं ने ट्रंप को बधाई दे दी कि सर मजा आ गया, आपने तो इतना जबरदस्त प्लान दे दिया है कि अब गाजा में होगी शांति ही शांति, लेकिन मुझे केवल अशांति नजर आ रही है। इस पीस टू स्टैंड की बात करें ना, इसके अंदर मैं आपको बता दूं, आपका अगर एक्सप्लेनेशन करूं, क्योंकि ट्रंप ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम दिया है उसे एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। उस 20 सूत्री कार्यक्रम के अंदर जब आप कार्यक्रम को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ तो बहुत बड़ा खेल हो गया है। खेल ये हुआ है कि इस प्लान में गाजा में युद्ध रोकना, सभी बंधकों को छोड़ना, गाजा में प्रशासन चलाने के लिए एक अस्थायी बोर्ड बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस अस्थायी बोर्ड की अध्यक्षता ट्रंप करेंगे। साथ में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, जिनका भी राजनीति में कोई वास्ता नहीं है, उठाकर किसी को लाना था यूरोप से, उठाकर लिया है। ना कि स्टामर कोई मतलब नहीं है, प्रधानमंत्री नए बने, पुराने प्रधानमंत्री, बहुत पुराने प्रधानमंत्री लिस्ट में खोजोगे ना तो बहुत पीछे जाओगे। उस प्रधानमंत्री को लेकर के एक बोर्ड बना दिया गया है और कहा गया है सबसे पहले तुरंत युद्ध रोकना होगा। बहुत बढ़िया, इस कार्यक्रम को समझ के आप इस पूरी कहानी को समझ जाएंगे। बताइएगा कि इजराइल और हमास के बीच सहमति बनी तो गाजा में तुरंत युद्ध खत्म होगा। इजरायली सेना पीछे हटेगी, धीरे धीरे गाजा से निकलेगी। बंधकों को 72 घंटा में मतलब बात करिए छोड़ना होगा, जिंदा हो चाहे मरे हुए हो, इन दोनों को छोड़ो। युद्ध खत्म होने पर इजराइल गाजा में उम्र कैद काट रहे 250 लोगों को और 1700 कैदियों को छोड़ देगा। ये बात कही गई है। हम इजरायली कैदियों को बदले मतलब 15 मृत फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में सब लौटा देंगे। ठीक है, लौटाएंगे। अब यहाँ से शुरू होता है कि गाजा को आतंक मुक्त बनाया जाएगा। बात ये आती है गाजा को आतंक मुक्त बनाया जाएगा, ये सच है। गाजा से हमास के सारे ठिकाने और हथियार हटाए जाएंगे। इजराइल क्या अभी तक जादू कर रहा था? वो यही तो सब कर रहा था ना। हमास प्रशासन में शामिल नहीं होगा। हमास के और अन्य जो मतलब बात करें तो लड़ाके जो गाजा की सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। ठीक है, अस्थायी बोर्ड बनेगा शासन करने के लिए, उसकी अध्यक्षता ट्रंप करेंगे, यानी कि शासन गाजा में किसका होगा? ट्रंप का होगा। साथ में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर होंगे, जिनका कोई होने का मतलब नहीं है। कुल मिलाकर कौन है? ट्रंप है। गाजा की सरकार में हिस्सा कौन नहीं लेगा? हमास नहीं लेगा। हमास यहाँ गया, जाओ गज छोड़ के गाजा छोड़ के भागो। गाजा के लिए एक अस्थायी तकनीकी समिति बनाई जाएगी जिसमें योग्य लोग लाए जाएंगे। ये योग्य लोग कौन होंगे? कौन तय करेगा? अमेरिका तय करेगा। शांति बोर्ड बनेगा। इस बोर्ड की अध्यक्षता की अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे, जिसमें टोनी ब्लेयर है। पुनर्निर्माण की योजना बनेगी। बोर्ड गाजा के विकास और सुधार की योजना बनाएगा और उसका खर्च उठाएगा। तो गाजा को तुरंत मदद दी जाएगी, जैसा की बात हो रही है। गाजा में खास व्यापारिक क्षेत्र बनाए जाएंगे जिसमें रोजगार बढ़ेगा। बात करें तो अब लोगों की आजादी को लेकर बात करें तो वो भी है, गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किए जाएंगे। चाहे तो रह सकते हैं और चाहे तो लौट सकते हैं, दोनों ही। मगर गाजा छोड़कर जाना चाहते हो तो चले जाओ, रहना चाहते हो तो रहो। ये बात बोले रहे, कौन बोल रहे हैं? ट्रंप बोल रहे हैं। और तो और सुनते जाइए। सुरक्षा के लिए फोर्सेस, एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल गाजा में सुरक्षा बनाए रखने के लिए तैयार किया जाएगा। सुरक्षा बल गाजा पुलिस को ट्रेनिंग देंगे और मदद करेंगे। पॉइंट पकड़िए आप यहाँ पर कि एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल गाजा में सुरक्षा बनाए रखेगा। ये अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल कहाँ से आएगा? ये भी गाजा के बाहर से आएगा। जैसा कि गाजा के बाहर से कौन आएगा? साथ में पुलिस की ट्रेनिंग। ये सुरक्षा बल जो बनेंगे ये गाजा में पुलिस को ट्रेनिंग देंगे। इजराइल और मिस्र की सीमाओं पर सुरक्षा मजबूत होगी। लड़ाई बंद होने तक हवाई हमले और गोलीबारी जो है ना रोकी जाएगी। अंतरराष्ट्रीय संगठन गाजा में मदद और सुरक्षा की निगरानी करेंगे।
इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति के लिए बातचीत शुरू होगी और इस योजना का मकसद गाजा में स्थायी शांति बेहतरीन का जीवन लाना है। जैसे ये जो बातें आपने आसानी से सुनी, इनको अंग्रेजी में डिटेलिंग हम लोग करेंगे। अगर सुने तो केवल एक बात निकल करके आती है और वो ये आती है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यहाँ पर लागू की जा रही है, जो कि हमास को हटा करके बात करें तो अमेरिका द्वारा अरब वर्ल्ड के सहयोग से यहाँ भेजी जाएगी। आपको लगता है कि अरब देशों के अमेरिका के सामने बोलने की हिम्मत है, जो जाकर खुद प्रार्थना करते खड़े होते हैं कि सर उसको रोकिए, वो अमेरिका के साथ मिलके यहाँ पर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बना पाएंगे? साथियों, यहाँ पर कही गई बातें जो हम बात करें ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, वो है ये कि गाजा बात करें तो गाजा की क्या बात करें तो गाजा रीडेवलपमेंट एडवांसेस एंड वेल द फिलिस्तीन अथॉरिटी रिफॉर्म प्रोग्राम इज फोर्थ फेथफुली कैरिड आउट कंडीशंस में फाइनली, जैसे कि बात करें, फाइनली बी स्लेडेड क्रेडिबल पाथवे टू पैलेस्टाइन सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड स्टेटहुड। यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर दी गई है और कहा गया है कि फाइनली जब ये बन जाएगा, इसे सौंपा जाएगा फिलिस्तीन अथॉरिटी को। यदि बात करें तो फिलिस्तीन अथॉरिटी पर अपने जो अंदर वांछित सुधार कर लेते हैं, ये जैसे कि फिलिस्तीन जो है ना अथॉरिटी, बाय द वे कहें तो क्या है बता देती हूँ मैं आपको। साथियों, फिलिस्तीन फिलहाल दो जगह पाया जाता है, एक गाजा में और एक वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन अथॉरिटी राज करती है और गाजा में हमास राज करता है। हमास को गाजा से भगाकर कहा जा रहा है, भगाया जा रहा है कि फिलिस्तीन अथॉरिटी यहाँ आ जाए। वास्तविकता ये है कि गाजा का कुत्ता भी फिलिस्तीन अथॉरिटी को नहीं चाहता है। ठीक है, दोनों सेपरेट रहते हैं, दोनों में कोई एकता नहीं है, दोनों बिल्कुल उलट विचारधारा के हैं, मतलब अपोजिट है। दोनों समझ लो अलग अलग पार्टी है जो एक दूसरे से लड़ती है। इस तरह के हाल है गाजा में। गाजा से कहा जा रहा है कि हमास को हटा दो और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ले आओ। अब इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स मतलब समझो कि इजरायली डिफेंस फोर्स की मदद से शांति स्थापित करेगी। यहाँ पर अब स्थापित करेगी इजराइल फोर्सेस। कब तक बात करें तो ये यहाँ पर रहेगी, कुछ कह नहीं सकते हम। लेकिन यहाँ कहा गया है कि यहाँ घुसते ही, इजराइल के यहाँ घुसते ही सबसे पहले जो टनल्स बनी हुई ना, उन्हें समाप्त किया जाएगा। हमास का जो भी ठिकाना है उसे खत्म किया जाएगा। अगर हमास के लड़ाके जो है गाजा को छोड़कर जाना चाहते हैं तो उन्हें सेफ पासेस दिए जाएंगे, जैसे कि निकलने के लिए, ताकि वो दुनिया भर के देशों में जाकर शरण ले सके, जहाँ रहना रह सके, इजी और ज्यादा कार्य में मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये सीमा साझा करते हैं, एक इजराइल से और एक गाजा से। जैसा कि ऐसे में अगर ये लोग मदद करते हैं तो इन्हें भी बधाई दी जाएगी। कुल मिलाकर के हम बात करें तो गाजा के लिए ऐसा प्लान इन्होंने बना दिया है, जिस प्लान में बताया गया है कि जैसे कि अब बात करो कि फिलहाल हम बात करें आईडीएफ यहाँ तक पहुंची गई है। सबसे पहले आईडीएफ को यहाँ पहुंचाया जाएगा होस्टेज रिलीज के बाद, फिर उसके बाद में जब आईएसएफ आ जाएगी तब आईडीएफ यहाँ रहेगा और इजराइल और गाजा के बीच में ये बफर जोन बनकर रहेगा। कुल मिलाकर के साथियों, इस पूरी जगह की सफाई का प्लान दे दिया गया है और इस प्लान को मजबूरी में जैसे कि सॉरी के बदले मानना होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि इजराइल ने सॉरी बोला कतर के बदले में, क्या दिया? बदले में उसने अमेरिका के लिए पूरा गाजा ले लिया। अब आपके दिमाग में एक बड़ा क्वेश्चन चल रहा होगा कि अमेरिका को गाजा की जरूरत क्या है। मेरे पास मैं आपको बता दूं, असल मायने में मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह बन चुकी हैं जो कि अब मतलब बैटल बन चुकी है। यूएई के अंदर बना हुआ है दुबई, इस समय अमेरिका को बहुत चुभ रहा है। इस समय बात करें तो अब स्टार्टअप और कंपनीज के लिए लोग न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, सिलिकॉन वैली यहाँ जाया करते थे पहले, लेकिन अब लोग मिडिल ईस्ट में रुकने लगे हैं। विशेष रूप से बात करें यूरोपियन गल्फ के ठंडे लगे हैं। यूएई की देखा देखी बहुत सारे शहर बनने लगे हैं, जिनमें से बात करें दोहा यानी कतर की राजधानी शामिल है। उसने अपने आप को वर्ल्ड के स्टेज पर बात करें तो कद वर्ल्ड कप करा करके ये फीफा वर्ल्ड कराया था, हासिल किया था। ठीक है, इसी तरह से सऊदी अरब की बात करें तो द्वारा लाइन सिटी बनाई जा रही है सऊदी में, ताकि वर्ल्ड से लोगों को आकर्षित किया जा सके। मिडिल ईस्ट मिडिल में होने का दुनिया भर में, यूरोप से, एशिया से, सब जगह से फायदा उठा रहा है। अमेरिका चाहता है कि गाजा को वो अपने तरीके से बसा कर, जैसे कि चाइना ने हांगकांग को बसा रखा है उसी तरह से, या फिर चाइना ने मकाऊ बसा रखा है, वैसे ही अब अमेरिका इसे बसा के अपने अधीन रखे और इसे बिल्कुल वर्ल्ड क्लास सिटी में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि गाजा के अंत की शुरुआत हो, अमेरिकी कंट्रोल की बात करें तो शुरुआत होती है और मुस्लिम वर्ल्ड एक सॉरी की कुछ खो चुके हैं, ये उन टाइम पर एहसास हो जाएगा। अब आप कहोगे
हम ही को ये महसूस क्यों हो रहा है? क्या वो लोग के पास दिमाग नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा? सब समझ में आता है उनको। कैसे? आप देखिए, यहाँ नेतन्याहू का बयान सुनोगे। जब ये सारी बातें बोल रहे थे, नेतन्याहू अपनी तरफ से एक लाइन बोल देते हैं, कहते हैं कि कहा गया है कि ये काम आसान और मुश्किल तरीके से हो जाएगा, कर लेंगे, इसे पूरा जरूर किया जाएगा। अगर हमास इस प्लान को नहीं मानता है तो इजराइल ये काम पूरा कर देगा। जितना सख्त तरीके से नेतन्याहू ने ये बात बोली है, उस बात में दम था उसकी। ट्रंप के बगल में खड़े होकर नेतन्याहू कह रहे हैं, सोचिए, जिस नेतन्याहू ने सॉरी बोली हो, वो नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि सर अब आपने प्लान तो दे दिया है, देखिए आपके प्लान को एग्जीक्यूट कराना काम हमारा है। अब हमारे के पास समय है कि वो इस प्लान को मान ले। अगर नहीं मानता तो सर ये काम अब हम करेंगे, आसान रूप से करें या मुश्किल तरीके से करें, आप समझे इसका मतलब क्या हुआ। सारा के सारा मुस्लिम वर्ग जो है तारीफे किया, हाँ साहब इस बात पर एग्री हो जाना चाहिए हमारे को। वो लोग प्रेसाइज करेंगे कि मान जाओ, अमेरिका को तुम्हारे ऊपर राज करने दो। अगर तुम नहीं मानते हो तो हम इजराइल को नहीं रोक पाएंगे। क्या आपको लगता है हमास मान जाएगा? सोच कर बताइएगा, क्योंकि हमास ने मतलब जिस चीज के लिए इतने दिन तक गोलियां खाई हो, वो सौदे का हिस्सा बन, ये हमास को भी अब उसे समझ नहीं आएगा कि एक सौरे की कीमत में कोई पूरा हमास को बेचकर चला आया। हमास को भोगना पड़ेगा, सत्ता में हिस्सा नहीं लेना पड़ेगा और अमेरिका यहाँ शासन करेगा। ये काम करवा चुके हैं नेतन्याहू और बदले में अब उनके पास अपनी तरफ से मुस्लिम में बात है तो मुस्लिम देशों से बोलने वाला कोई देश नहीं बचेगा, क्योंकि सब देश गए थे अरदास करने के लिए कि सर शांत कराइए इजराइल को। इजराइल कह रहा है कि सर अगर अब वो नहीं माना तो हम छोड़ेंगे नहीं इसको। ट्रम्प कहते हैं हाँ ठीक है, समझ गए। ये सॉरी नहीं थी, सॉरी की कीमत पर पूरा गाजा ले लिया गया है। एक सॉरी की कीमत अगले महीने तक पूरी गाजा को चुकानी होगी। ये गाजा अब या तो अमेरिका का होगा या इजराइल का, बस इतनी ही तय होनी है। इजराइल का हो या अमेरिका का, बात तो एक ही होती है। ये जितनी भी बधाइयां है ना, ये बधाइयां असल मायने में मुस्लिम वर्ग पर एक प्रेशर है। ये जितने भी गल्फ कंट्रीज की है या फिर ये जितने भी जैसे कि OIC के देश हैं, अब ये इस प्रेशर में है कि बधाई तो दे रहे हैं ट्रम्प के प्लान को मान करके, इन्होंने बधाइयां तो दे दी है कि ट्रम्प ने हमारी बात मान ली। असल में ट्रम्प ने बात नहीं मानी है। ट्रम्प एक व्यापारी आदमी है, बिजनेसमैन है, उसने पूरा सौदा कर डाला है। उसने गाजा के लोगों को कहा है कि छोड़ दो, रह जाओ तो रह जाओ। कैसा प्लान है? किसके लिए प्लान है? केवल अमेरिका के लिए ये प्लान है। एक इंटरनेशनल सिटी बनाने का प्लान है। कुल मिलाकर के मिडिल ईस्ट में शांति के लिए जो ताकत के साथ शांति का प्रस्ताव रखा है ट्रम्प ने दिया है ना, निश्चित है तो ये ट्रम्प ने दुनिया के सामने अपनी एक बार फिर से सत्ता बता दी है कि मैं ही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। दुनिया को मानना है नहीं मानना है ये सब इसके ऊपर है। आज तो दिन अब बात करें तो ट्रम्प का ही है। ट्रम्प ने बदले में नेतन्याहू जो कि केवल वही कर रहे हैं जो ट्रम्प कह रहे हैं। लगता तो यही है, बाकी आप लोग को क्या लगता है अपनी तरफ से जरूर बताइएगा, क्योंकि हमास ने कहा है कि वो इसका अध्ययन करेगा फिर बताएगा कि क्या हुआ है। दुनिया भर के लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि गाजा का शासन कौन करेगा। अब कौन सी वो टेम्परेरी कमेटी होगी जो शासन करेगी? फिलिस्तीन अथॉरिटी का क्या होगा? मतलब आप समझो कि फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक और गाजा अलग अलग हैं, इनका क्या होगा? दोनों के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया है। और ये इंटरनेशनल फोर्सेस आफ्टर ऑल बनेगी कैसे? इजराइल वापस आएगा कैसे? कोई बात कर क्यों नहीं रहा है इस पर? ऐसे में फिलहाल कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ी दांव जीत चुके हैं ट्रम्प और नेतन्याहू। ये मेरा नजरिया है। अब आप लोग इसे कैसे देखते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर द वॉच।